देखिए हम C3 साइकिल पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे C4 साइकिल। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर से जाके एक बार रिवीजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये C4 साइकिल अलग है। हमने बताया था कि देखिए हम 3 पढ़ेंगे, 3 टाइप से मतलब डार्क रिएक्शन होता है, 3 टाइप के साइकिल चलते हैं। एक होता है C3 साइकिल, एक होता है C4 साइकिल और एक होता है कैम पाथवे। और इन तीनों में 3 रिएक्शन तो होना ही है, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, ठीक है ना। तो C4 साइकिल को हम और कहते हैं हैच एंड सेलेक्ट पाथवे। हैच एंड सेलेक्ट पाथवे, ओके। फिर वही बात मेरी हर एक पॉइंट, मेरा हर एक जो नोट में पॉइंट लिखाया जा रहा है वो सब इम्पोर्टेंट है। कुछ पढ़े चाहे नहीं पढ़े, मेरे नोट का हर एक पॉइंट आपको पढ़ना है। अगर नीट की रियली में आप तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं नीट में बेहतरीन मार्क्स आपके आएँ, तो ये सारे पॉइंट आपको ये लगे कि एनसीईआरटी से बाहर का है या एनसीईआरटी के अंदर का है, आप वो सब टेंशन मत लीजिए। बस आप मेरे पॉइंट्स रिमेंबर रखिएगा, बार बार इसी नोट्स को रिवीजन करना है, ठीक है, ताकि मतलब नीट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। बस चलिए ये देखते हैं। तो हम तो हमेशा देखते हैं कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है। तो हम फिर स्टार्ट हो जाते हैं कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन कंपाउंड, hence कॉल्ड C4 साइकिल। यानी जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसमें कार्बन कितने होते हैं, 4, तो C4 साइकिल इसको कह दिए हम, ठीक है ना। एंड द प्लांट्स इन विच दिस साइकिल रन्स एंड द प्लांट्स आर कॉल्ड C4 प्लांट्स, ओके। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। C3 साइकिल तो नॉर्मल होता है, वो हर जगह चलता है, हमारे सारे पेड़ पौधे जितने हैं हमारे सब में C3 साइकिल चलता है। पर C4 साइकिल जो है ना, मतलब कुछ अलग पौधे में चलते हैं, जिनके एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल याद रखना है। शुगर केन, मेज एंड सोरघम, ओके। मेज, शुगर केन एंड सोरघम, 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इसे ना ज़्यादा याद रखना है ना इसे कम याद रखने हैं। अब देखिए ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट चल रहा है भाई। मैं तो वैसे भी कहता हूँ मेरे नोट का हर एक पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, अभी समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। इस प्रेजेंट दैट इज, पहले चुपचाप लिखिए, सब समझा दूंगा भाई। दैट इज नॉर्मल टाइप इन मेसोफिल सेल एंड लार्ज साइज एक ग्रेनल। देखिए इसमें भी बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है, पहले आप लाइन लिखते चलिए चुपचाप, क्योंकि इसी से मजा आएगा आपको समझने में, ठीक है। कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड क्लोरोप्लास्ट are present in bundle sheath cell, बंडल शीथ सेल। और इस टाइप की बनावट को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड क्रेन्स एनाटमी।
क्रेन्स एनाटमी। ओके, पहले आप लिखिए, फिर हम बताएंगे, सब समझाएंगे। हेंस बंडल शीथ सेल आर डिपेंडेंट ऑन mesophyll cell for NADPH and rest amount of ATP। देखिए सब समझ में आएगा। पहले देखिए, जो अभी समझने वाला है वो समझिए। डाइमॉर्फिक मतलब डुअल टाइप का क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। अब देखिए C3 साइकिल में कुछ डुअल टाइप का क्लोरोप्लास्ट नहीं था, सिंपल जो नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट था, समझे कि नहीं। यहाँ क्या बोला गया, सबसे पहले तो इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या था, 4 कार्बन कंपाउंड था, इसलिए इसको C4 साइकिल कह दिया गया, ठीक है। और प्लांट जो होता है उसको C4 प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल भूलना नहीं है, शुगर केन, मेज एंड सोरघम, ठीक है। आप अब दिख गया ना कि शुगर केन, मेज में जाके देखिएगा इन सभी का पत्ता अलग होता है कि नहीं, नॉर्मल पत्ते से थोड़ा कड़ा होता है, अलग होता है। तो इन लोगों की जो लीव्स की बनावट होती है उसको क्या कहते हैं, क्रांस एनाटमी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है क्रांस एनाटमी में, क्रांस एनाटमी में क्या होता है ना, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, यानी 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। एक तो होता है जो नॉर्मल टाइप होता है, जैसे C3 साइकिल में जो नॉर्मल पाया जाता था ना, तो नॉर्मल जो पाया जाता है वो कहाँ होता है, मेसोफिल सेल में। इसके पास 2 सेल होते हैं, ये भी जान लीजिए, क्योंकि अगर हमें क्रांस एनाटमी पहचानना है तो हमें बस बंडल शीट देख लेना है। अगर हमें बंडल शीट दिख गया ना तो हम समझ जाएंगे कि ये क्रांस एनाटमी है और इसमें C4 साइकिल चलेगा। अब देखिए हमने क्या कहा, इसमें 2 टाइप के सेल पाया जाएगा क्रांस एनाटमी में। पहले फिर सही, शुरू सही, शुगर केन, मेज, इन सभी का पत्ता हमारे नॉर्मल पत्तों से अलग होते हैं, ठीक है, वो देखने में ही पता चल जाता है। क्यों अलग होते हैं, क्योंकि उनमें क्रांस एनाटमी होती है। क्रांस एनाटमी में क्या होता है ना कि 2 टाइप के सेल होते हैं, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीट सेल, ठीक है ना, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीट सेल। मेसोफिल सेल जो होता है ना, हाँ, और इस क्रांस एनाटमी में 2 टाइप के सेल होते हैं और 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। डाइमॉर्फिक मतलब 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट, 2 टाइप के सेल होते हैं, 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें से नॉर्मल टाइप जो होता है ना वो मेसोफिल सेल में पाया जाता है। और दूसरा का ये याद रखिएगा, लार्ज साइज जो दूसरा क्लोरोप्लास्ट होता है, एक तो नॉर्मल हुआ जो मेसोफिल सेल में हो गया, नॉर्मल टाइप क्लोरोप्लास्ट जैसे कि नॉर्मल पाया जाता है। दूसरा का जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो लार्ज साइज होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, लार्ज साइज ए ग्रेनल कॉन्सेंट्रिकली अरेंज क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन बंडल शीट सेल। तो पूछेगा कि मेसोफिल सेल में किस टाइप का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो नॉर्मल टाइप। आप पूछेगा कि लार्ज साइज ए ग्रेनल कॉन्सेंट्रिकली अरेंज क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन बंडल शीट सेल या मेसोफिल सेल, तो ये याद रखिएगा, लार्ज साइज ए ग्रेनल कॉन्सेंट्रिकली अरेंज क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, बंडल शीट सेल में। और इसी बनावट को हम कहते हैं क्रांस एनाटमी। देखिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट है, नॉर्मल टाइप किसमें पाया जाता है, मेसोफिल सेल में। और जो लार्ज साइज ए ग्रेनल कॉन्सेंट्रिकली अरेंज जो होते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होते हैं। कॉन्सेंट्रिकली अरेंज मतलब क्या, सेंटर की तरफ अरेंज होते हैं। और होते कैसे, लार्ज साइज और ए ग्रेनल, लार्ज साइज और ए ग्रेनल जो अरेंज कैसे होते हैं, कॉन्सेंट्रिकली, और पाए कहाँ जाते हैं, इस टाइप के क्लोरोप्लास्ट बंडल शीट सेल में, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना ये आपको बाद में समझ में आएगा, हेंस बंडल शीट सेल आर डिपेंडेंट ऑन मेसोफिल सेल फॉर NADPH एंड रेस्ट अमाउंट ऑफ ATP। ये आपको जब हम साइकिल बनाएंगे ना तब समझ में आएगा। इतना पॉइंट आप चुपचाप लिखिए और समझ में आया हो तो अच्छी बात है, वरना फिर से बैक कीजिए और इस बात को समझिए, ये समझना ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन पिकअप होते हैं कि नॉर्मल टाइप का क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल में पाया जाता है, लार्ज साइज ए ग्रेनल कहाँ पाया जाता है, बंडल शीट में। देखिए ये है C4 साइकिल। और मैं आपको एक मतलब फ्री एडवाइस दूंगा कि आप NCERT का, ठीक है NCERT का हम फिर बना देंगे, जो C4 साइकिल NCERT का बनाएंगे वो हम बनाएंगे, पर प्लीज़ आप इसको पढ़िए। इसको अगर याद रखिएगा ना, एक एक क्वेश्चन बनेगा आपसे, अगर घुमा के भी पूछेगा ना कहीं से, मैं कह रहा हूँ बस आप ये साइकिल याद रखिए, वो धाए से याद हो जाएगा। और ये जितना खतरनाक दिख रहा है ना, आप मुझे 5 मिनट वक्त दीजिए, 5 मिनट, आपके ज़बान पर नहीं रटा दिया ना ये मैं, तो फिर मेरा भी नाम नहीं। आप दे के देखिए 5 मिनट, ये सब याद हो जाएंगे, आपको टेंशन मत लीजिए। C3 साइकिल याद हुआ था कि नहीं, उस तरह ये भी याद हो जाएगा। और मेरा ये साइकिल दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि देखिए NCERT में जो साइकिल दिया हुआ है उसमें कुछ नाम नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे मैलिक एसिड है 4 कार्बन का, वहाँ सीधे बोलता है ना कि 4 कार्बन का एसिड बनता है,
अब मैलिक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, क्या बनता है, समझ में आया? वो भी समझाऊंगा। पहले यहाँ आइए, आपको यही पढ़ना है, ठीक है? हाँ, एनसीईआरटी का हम फिर अभी नीचे बनाएंगे, अभी यहाँ बना देंगे एनसीईआरटी का ताकि समझ में आ जाए। पहले ये पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, और C3 साइकिल से कंपेयर करेंगे। देखिए C3 साइकिल में RUPP था 5 कार्बन कंपाउंड जो कि CO2 एक्सेप्ट करता था। यहाँ देखिए CO2 एक्सेप्टर कौन है? एक 3 कार्बन कंपाउंड है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यानी PEP सबका फुल फॉर्म हम लिखेंगे। पहले आप चुपचाप चलिए कि PEP क्या है, ये क्या है? ये है CO2 एक्सेप्टर। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। C3 साइकिल में फिर से जाइएगा, देखिएगा वहाँ RUPP कितने कार्बन का था? 5 कार्बन का। ठीक है, अभी आएंगे हम, वो भी देखेंगे, यहाँ भी C3 साइकिल चलता है। तो यहाँ CO2 एक्सेप्टर कौन है? PEP, बस PEP याद रखिए, अभी फुल फॉर्म बाद में लिख देंगे। ये क्या है? CO2 एक्सेप्टर थे, देखिए CO2 एक्सेप्ट किया, वहाँ RUPP था, CO2 एक्सेप्ट कर रहा था, तो वहाँ रूबिस्को एंजाइम था। यहाँ कौन सा एंजाइम है? PEP पे पेप्केज एंजाइम। PEP में केज लगा दीजिए, वहाँ RUPP में इसको लगा दिए थे, रूबिस्को। समझ में आया ना? तो PEP में एंजाइम कौन सा काम करेगा? पेप्केज। और ये CO2 को फिक्स करके क्या बना देगा? ऑक्सैलिक एसिड। और ऑक्सैलिक एसिड कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। यही तो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। और जाके देखिए C4 साइकिल में, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, यही लिखाया था मैं कि पहला जो प्रोडक्ट बनता है, ये देखिए यहाँ, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन कंपाउंड। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन कंपाउंड। तो देखिए पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना 4 कार्बन कंपाउंड। तो ये तो हो गया क्वेश्चन कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड का बनता है, इसलिए इसको C4 साइकिल का था। लेकिन बनता कौन है? तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA। इसका भी फुल फॉर्म लिखेंगे, बस अभी आप शॉर्टकट याद रखिए। अब देखिए OAA से क्या होता है? ये सब कहाँ चल रहा है? मीसोफिल सेल में। अब देखिए C3 साइकिल के पास बंडल शीथ सेल नहीं होता है। बंडल शीथ सेल कैरेक्टर किसका है? C4 साइकिल का। वहाँ हम कोई मीसोफिल बंडल शीथ लिखे ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ एक ही सेल होता है, मीसोफिल सेल। समझ में आ रहा है ना? यहाँ अलग से क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ बंडल शीथ सेल होता है। तो जब वहाँ बंडल शीथ सेल ही नहीं होता है, तो वहाँ सारा खाना कहाँ बन जाता है? मीसोफिल सेल में ही। लेकिन यहाँ देखिएगा ना, यहाँ खाना मीसोफिल सेल में नहीं बनेगा। आप अभी देखते चलिए, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड हुआ, इस पे एक NADPH खर्च होता है, एक NADPH H प्लस कहिए या सिर्फ NADPH कह दीजिए। जब ये खर्च होगा तो क्या बनेगा? NADP प्लस H खर्च हो गया, तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना देगा मैलिक एसिड। 4 कार्बन का 4 कार्बन रह गया, कोई दिक्कत। PEP क्या किया? CO2 एक्सेप्ट किया, पेप्केज एंजाइम के प्रेजेंस में OAA बना दिया। ये कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। ये देखिए 3 कार्बन का था, ये 1 कार्बन मिलके कितने कार्बन बना दिए? 4 कार्बन। जबकि वहाँ RUPP 5 कार्बन का होता था, 1 कार्बन मिलता था 6 कार्बन। और जब वो PGA बनाता था तो 3 कार्बन का PGA होता था, इसलिए 2 मोलिकुलर PGA बनाता था, यानी बैलेंस्ड होना चाहिए। यहाँ 3 कार्बन 1 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का ये होता ही है, इसलिए 1 मोलिकुल बनाया। जब इस पर एक NADPH ये लेता है, रिडक्शन करता है, ये रिड्यूस होता है, तो क्या बनता है? मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड को चुपचाप इसी तरह मीसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में भेज दिया जाता है, ट्रांसफर। तो देखिए मैलिक एसिड यहाँ भी आ गया। अब मैलिक एसिड से जो NADPH यूज हुआ था, वो NADPH निकल जाता है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। देखिए 2 चीज़ निकल रहा है कि नहीं? एक ये निकल रहा है और एक ये निकल रहा है। तो मैलिक एसिड से NADPH जो यहाँ यूज़ हुआ था ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बनने में, वो मैलिक एसिड निकलता है, वो NADPH निकलता है, और एक एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो क्या बन जाता है हमारा? पायरुविक एसिड। अब ये देखिए 3 कार्बन का होगा, क्योंकि मैलिक एसिड 4 कार्बन, तो ये भी तो मैलिक एसिड है 4 कार्बन। 4 कार्बन में से NADPH निकला, तो इसमें तो कोई कार्बन निकला नहीं। लेकिन यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकला ना, तो 1 कार्बन निकल गया, और ये 1 कार्बन निकला तो कितने कार्बन का बच गया? 3 कार्बन। और पायरुविक एसिड फिर बंडल शीथ सेल से मीसोफिल सेल में वैसे ही भेज दिया जाता है, भेज दिया गया। और पायरुविक एसिड पे जब 2 ATP खर्च होता है, अभी इस पे मैं आऊँगा, AMP बनता है, इस पे आऊँगा मैं। पायरुविक एसिड पे एक एंजाइम काम करता है, पायरुवेट काइनेज। ये सब याद रखने आपको भाई, भूलिएगा मत, क्योंकि अभी हम एक और पढ़ेंगे ना, वो कार्बोहाइड्रेट का डिजनरेशन, क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन में यार, ग्लाइकोलाइसिस में। तो वहाँ हम देखेंगे एक और इसी नाम का एक और एंजाइम आता है। ये दोनों आ जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो एंजाइम याद रखिएगा ताकि डिफ्रेंशिएटर है। ये पायरुवेट काइनेज जब इस पे काम करता है तो PEP बना देता है। अभी देखिए, अभी हम कितना पढ़े?
अभी देखिए हम क्या पढ़े, हम ये पढ़े कि पीईपी क्या है, CO2 एक्सेप्टर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट किया तो ये 3 कार्बन, 1 कार्बन मिलकर 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, इसलिए तो इसको C4 साइकिल कहते हैं। और वो 4 कार्बन कंपाउंड जो बनता है वो स्टेबल प्रोडक्ट होता है, और वो होता कौन है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, इस पर NADPH काम करता है, तो आप जानते हैं कि H यूज हो जाता है, रिड्यूस कर देता है, और NADP प्लस निकलता है तो मैलिक एसिड बन जाता है। मैलिक एसिड ऐसे कैसे मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वहाँ मैलिक एसिड से जो NADPH ऑक्सैलोएसिटिक एसिड पे यूज़ हुआ था वो निकल जाता है, और एक एक्स्ट्रा CO2 निकलता है, तो क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड। अब देखिए 4 कार्बन का था, एक CO2 में 1 कार्बन निकल गया, तो कितने कार्बन का बचा, 3 कार्बन का। यह पायरुविक एसिड सेम टू सेम फिर से मीजोफिल सेल में भेज दिया जाता है, और मीजोफिल सेल में पायरुविक एसिड पे पायरुवेट काइनेज और कुछ एनर्जी काम करके फिर क्या बना देता है, रिजेनरेशन हो जाता है पीईपी का, ताकि फिर से तैयार हो गया ये CO2 एक्सेप्ट करने के लिए। अभी हम इतना ही पढ़े हैं, अभी हम बंडल शीट पे नहीं आए हैं। पहले हम इस पे बहस कर लेते हैं। यहाँ 2 ATP क्यों, देखिए ATP जब यूज़ होता है तो क्या टूटता है, क्या देता है आपका, ये यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ देखिए, ATP जब भी आपका यूज़ होता है तो क्या देता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देता है ना। पर यहाँ देखिए क्या ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दे रहा है, नहीं ना। यहाँ ATP जब यूज़ होता है पायरुविक एसिड को पायरुवेट फॉस्फेनॉल पायरुवेट में बदलने के लिए, और एंजाइम पायरुवेट काइनेज काम करता है, तो ATP जब यूज़ होता है ना तो AMP में टूटता है। यहाँ ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में नहीं टूटता है। अब देखिए, अब ये किस में टूटा है, AMP में, ये कुछ अलग टूटा है। और एक AMP कब बनता है टूट के, जब 2 ATP टूटता है, यानी एक ATP के टूटने से MP बनेगा ही नहीं, समझे। देखिए एक ATP यूज़ होता है तो एक ADP बनता है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है, तो एक टूटा तो एक बना। पर यहाँ एक अगर ATP टूट के AMP बना तो एक AMP बनने के लिए ही 2 ATP चाहिए। नहीं समझ में आया, अब तो समझ में आ जाना चाहिए यार। यहाँ एक ATP बनने के लिए एक ATP को टूटना पड़ता है, एक ADP बनने के लिए एक ATP को टूटना पड़ता है, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है। पर या अगर ATP AMP में भी टूट सकता है, ATP ADP में भी टूट सकता है। तो अगर ATP ADP में टूटा तो एक ATP एक ADP में टूट सकता है, और सिर्फ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका रिलीज होगा। लेकिन अगर कभी ATP AMP में टूटा तो एक AMP बनने के लिए ही आपको 2 ATP की जरूरत होती है। अब समझ में आ गया ना यार, इसीलिए यहाँ 2 ATP यूज हुआ, क्योंकि यहाँ ATP टूट के ADP नहीं देता है, AMP देता है। तो अभी ये बात हम समझे, अभी कुछ नहीं, जो हम समझा रहे हैं वो समझिए। अभी हम ये देखिए कि यहाँ से ये क्या हुआ, रट्टा मार लिए, PPCO2 के एक्सेप्ट किया, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना, ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है, और यही तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, इसीलिए इस साइकिल को हमने C4 साइकिल कह दिया। ठीक है, और देखिए, और ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड पे मेसोफिल सेल में ही जब एक NADPH यूज़ होता है, इसका रिडक्शन करता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का, तो मैलिक एसिड बनता है। मैलिक एसिड को एज इट इज़ ट्रांसफर कर दिया जाता है बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में मैलिक एसिड से एक NADPH निकलता है, जो यूज़ हुआ था वो चुपचाप निकल गया, ठीक है, और एक CO2 निकलता है, तब जाके क्या बनता है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को फिर एज इट इज़ भेज दिया जाता है मेसोफिल सेल में, वहाँ पे 2 ATP यूज़ होकर AMP में टूटता है, पायरुवेट काइनेज एंजाइम यूज़ होता है, और फिर से हमारा रीजेनरेशन हो जाता है पीपी का। तो अब आप देखिए, हम पढ़े थे ना 3 स्टेप हमारा होगा ना खाना बनाने में। अभी बस आप देखते चलिए, सब होगा, यहाँ भी सब होगा। तो अब देखिए ये हमारा सारा का सारा, देखिए इसमें कुछ बचा है, सब क्लियर हो गया ना। MP क्यों बना ये भी देख लिए हम, कि जब ATP MP में टूटता है तो 2 ATP यूज़ होता है, ADP में जब टूटेगा तो एक ही ATP ADP में टूट जाता है। यहाँ ये सब पॉइंट हमने समझ लिया, यहाँ सब पॉइंट क्लियर है हमारा, यहाँ तक क्लियर है। अब आइए, खाना कहाँ बना भाई हमारा खाना तो बना ही नहीं। हम तो C3 साइकिल में देखिए क्या देखे थे, कहाँ गया भाई C3 साइकिल, ये देखिए हम क्या देखे थे C3 साइकिल में, तो हम यहाँ खाना भी बना दिए थे। ये देखिए RUPP से PGA बनाता है, PGA से ट्राइस फॉस्फेट बनाता है, ट्राइस फॉस्फेट में से 1 कार्बन खाना बनाने में आ जाता है, और फिर 5 का 5 कार्बन रीजनरेट कर दिया जाता है। पर यहाँ कहाँ खाना बना भाई, जरा हमको दिखाइए, कहीं खाना बना आपका, नहीं बना, खाना भी बना ही नहीं है। जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ यूज़ हुआ था, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को इस सब तमेला झमेला किया गया है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बंडल शीथ में पहुंचाने के लिए। देखिए चुपचाप बंडल शीथ में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा कि नहीं। ये सब बस ना, ये सब जो हुआ ताल झाल हुआ, ताल मेल झाल जो भी बोलते हैं, बहुत बोलते हैं कि सब ना बस ताल मेल झाल किया गया है, ताकि इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये सब बना के मेसोफिल सेल से बस बंडल शीथ सेल में भेज दिया जाए। ठीक है ना, चलिए आइए भाई, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीथ में पहुंच गया। अब ये सब जो बना था ना, फिर से अलग अलग बन के चुपचाप जाके PEP बन गया, कोई दिक्कत।
अब ये CO2 आप जानते हैं, यहाँ C3 साइकिल हमने लिख ही दिया है। अब ये सारा प्रोसेस आप जानते हैं। ये CO2 कौन एक्सेप्ट करेगा? RUBP एक्सेप्ट करेगा, राइबोलोज बिसफॉस्फेट रुबिस्को के प्रेजेंस में PGA बनाएगा। तो PGA से फिर क्या होगा? ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा। वहाँ से एक कार्बन का होगा, खाना बनने में यूज़ हो जाएगा। और ये 5 कार्बन का होता है, आपको पता है 5 कार्बन का होता है। एक कार्बन मिलेगा 6 कार्बन। PGA 3 कार्बन का होता है, तो 2 मोलिकुलर PGA बनता है। PGA से ट्रायोस फॉस्फेट बनता है, जो 6 हुआ, 2 3 6 ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा। अरे फिर C3 साइकिल बता रहे हैं, जाके देखिए हम जो बोल रहे हैं। ट्रायोस फॉस्फेट से एक कार्बन खाना बनाने में चला जाता है, और फिर 5 का 5 कार्बन यहाँ रीजेनरेशन कर दिया जाता है। तो अब हम सिंपल बोल सकते हैं ना, ये C3 साइकिल चल रहा है। यहाँ बंडल शीट में क्या हो रहा है? चुपचाप C3 साइकिल चल रहा है। हम ये सब क्यों बनाए? हम ये सब इसलिए बनाए कि ये CO2 जो कि हमारा यहाँ ये होता है, मतलब एक्सेप्ट किया जाता है, उस CO2 को हमें पहुँचाना कहाँ था? बंडल शीट सेल में। कोई दिक्कत? भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। और अब हम क्या करते हैं? हम तो पहले ये देखते हैं कि CO2 एक्सेप्टर कौन है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना, और पूरे साइकिल में कितना ATP यूज़ हुआ और कितना NADPH यूज़ हुआ। तो ATP की अब गिनती कर लें, फिर से हम एक बार रिवीजन कर देंगे यार। पहले ATP की गिनती कर लेते हैं। देखिए यहाँ कहीं ATP यूज़ हुआ? नहीं, ना। हाँ, यहाँ 2 हुआ। ठीक है, 2 ATP अब लिखते हैं हम यहाँ, 2 ATP यूज़ हुआ, 2 ATP यूज़ हुआ। चलिए ठीक है। और इसमें कौन गिनेगा? आपको पता है इसमें एक बार में 3 ATP यूज होता है, और 2 पहले ATP की बात करें, इसमें 3 ATP यूज होता था कि नहीं? आप जानते हैं। C3 साइकिल पलटिए और देखिए कि C3 साइकिल में 3 ATP यूज होता है ना? तो 3 ATP टोटल कितना हुआ? एक बार साइकिल चलेगा तो कितना हुआ? 5 ATP। अच्छा, 5 ATP हुआ। अब NADPH गिन लेते हैं। एक NADPH खर्च हुआ, यहाँ कुछ खर्च हुआ NADPH ना, एक NADPH खर्च हुआ, हाँ यहाँ ना। अरे जो खर्च हुआ वो फिर निकल गया, तो 0 हो गया। अरे एक NADPH खर्च हुआ, आइए वही NADPH निकल गया। अभी तक NADPH कितना हुआ? 0। कहीं NADPH खर्च हुआ ना, कहीं NADPH खर्च हुआ ना। अब जो NADPH खर्च हुआ ना, यहाँ हुआ C3 साइकिल में। और आप जानते हैं कि एक बार में कितना NADPH खर्च होता है? 2 NADPH। तो यानी अगर ये पूरा साइकिल एक बार चलेगा तो 5 ATP प्लस 2 NADPH खर्च होगा। देखिए कितना अच्छा जोड़ दिया ना। फिर से देख लीजिए भाई, ATP आपको काउंट करना है ना। पहले देखिए हम क्या देखें कि C3 साइकिल में 2 टाइप के सेल होते हैं, मीसोफिल। C4 साइकिल में 2 टाइप के सेल होते हैं, मीसोफिल सेल, बंडल शीट सेल। मीसोफिल सेल में क्या किया जाता है ना, CO2 को एक्सेप्ट किया जाता है और ताल झाल किया जाता है, ताकि ये CO2 को हम कैसे करके बंडल शीट सेल में पहुंचा दें। ठीक है, तो CO2 एक्सेप्ट हुआ, ऑक्सीलोस्टिक बना 4 कार्बन। यहाँ एक NADPH यूज़ हुआ, मैलिक एसिड बना। मैलिक एसिड को एज इट इज़ भेज दिया गया बंडल शीट सेल में, BS में भेजा गया, तो वहाँ से NADPH निकला, एक CO2 निकला। वो CO2 जाके C3 साइकिल में काम किया। C3 साइकिल में काम करेगा तो आपको पता है कि एक बार C3 साइकिल चलेगा तो 1 कार्बन देगा खाना बनाने के लिए, और 1 कार्बन से हमें तो कुछ काम नहीं चलेगा। अरे देखिए ना, ये सब तो फालतू का चल रहा है ना यार, ये सब तो फालतू का चल रहा है ना। ये देखिए असल में यही खाना बनेगा ना। CO2 आया, एक बार चला तो 1 कार्बन दिया खाना बनाने के लिए, तो कितने बार इसको चलना पड़ेगा? 6 बार खाना बनाने के लिए। और आप जानते हैं, और इस 6 बार चलने के लिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बार चाहिए? 6 बार। तो 6 बार जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो इस सबको भी 6 बार चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? नहीं समझ में आया? देखिए यार कुछ लूल नहीं हुआ है, शुरू से आ जाइए। CO2 एक्सेप्टर कौन? PP। CO2 एक्सेप्ट किया, 4 कार्बन कंपाउंड बना, मैलिक एसिड बना। मैलिक एसिड के बाद भेज दिया गया उसी मैलिक एसिड को यहाँ। मैलिक एसिड बनने के लिए जो NADPH यूज हुआ था वो निकल गया, और यहाँ से एक CO2 निकला। ये CO2 यहाँ से निकला मैलिक एसिड में से, तो पायरुविक एसिड बन गया। इसीलिए 4 कार्बन में से एक CO2 में 1 कार्बन निकल गया, तो 3 कार्बन बचा। तो पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड होता है। पायरुविक एसिड को फिर यहाँ भेज दिया जाता है, यहाँ से इसमें एनर्जी काम करता है 2 ATP पायरुवेट काइनेज, और फिर से हमारा रीजनरेशन हो जाता है किसका? PP का। तो ये सब तो ताल माल झेल है ना यार, ताल झाल है। ये सब ताल झाल है कि नहीं है? हमारा असल काम क्या? ये CO2 देना बस। ये CO2 आया तो आप जानते हैं कि C3 साइकिल एक बार चलेगा तो 1 CO2 यूज होगा। 1 CO2 यूज होगा तो 1 बार साइकिल चलेगा, और अगर 1 बार साइकिल चलेगा तो 1 कार्बन जाएगा खाना बनाने के लिए। जबकि कार्बोहाइड्रेट में C6H12O6 में कितने कार्बन होते हैं? 6। तो एक बार एक मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनने के लिए 6 बार इस साइकिल को चलना पड़ेगा,
सारा साइकिल को, ताकि 6 बार यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड दे सके। और 6 बार अगर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड देगा तो 6 बार ये साइकिल चलेगा, तो 6 कार्बन तब जाके दे पाएगा खाना बनने के लिए। तो अभी तो हम एक ही बार ये साइकिल चला रहे हैं ना, एक बार साइकिल चलाया तो हम एनर्जी गिने, देखिए कितना, 0 ATP ना, कुछ ATP नहीं, कोई ATP नहीं, कोई ATP नहीं, हाँ 2 ATP यूज़ हुआ, 2 ATP यूज़ हुआ, एक बार साइकिल चला। तो इधर देखें अभी हम, और यहाँ आप C3 साइकिल जाके उठा के देखिए, यहाँ कितना ATP यूज़ होता था, 3 ATP, 2 होता था रिडक्शन में और 1 होता था रीजनरेशन में, 3 ATP। तो एक बार C4 साइकिल चला तो कितना ATP यूज़ हुआ, 5 ATP, 5 ATP यूज़ हुआ। और देखिए इधर कोई NADPH यूज़ नहीं हो रहा है, जो यूज़ हुआ ना वो चुपचाप निकल गया। तो कोई NADPH यूज़ नहीं हो रहा है, यूज़ नहीं हो रहा है, तो जो NADPH यूज़ हो रहा है वो C3 साइकिल में यूज़ होता है। तो देखिए 2 NADPH, यानी अगर C4 साइकिल एक बार चलेगा तो 5 ATP देगा, 2 NADPH देगा अगर एक बार चलेगा तो 1 टर्न के लिए। तो अगर 6 टर्न चलेगा तो कितना देगा, 6 5 30 ATP प्लस 12 NADPH, NADPH यूज़ होगा, यूज़ होगा, 6 टर्न चलेगा तो यूज़ होगा। और 6 टर्न चलेगा तभी ना एक मोलिकुल ऑफ ग्लूकोज निकलेगा। एक मोलिकुल ग्लूकोज कब बनेगा, जब 6 टर्न चलेगा। यानी अगर 1 टर्न चलेगा तो 5 ATP NADPH देगा, और एक मोलिकुल ग्लूकोज बनने के लिए 30 ATP चाहिए, 12 NADPH चाहिए, क्योंकि एक मोलिकुल ग्लूकोज बनने के लिए इस साइकिल को 6 टर्न चलना पड़ेगा। नहीं दिख रहा था क्या यार, फिर से देखिए, 1 टर्न चला तो 5 ATP, 2 ATP यहाँ, 2 ATP यहाँ, 3 ATP इसमें, C3 साइकिल जो चला 5 ATP। और इधर कोई NADPH यूज़ ही नहीं हुआ, जो यूज़ हुआ था वो चुपचाप निकल गया यहाँ, तो कोई यूज़ नहीं हुआ। और जो NADPH यूज़ हुआ वो यहीं हुआ, तो 2 NADPH यूज़ हुआ। यानी 1 टर्न चला तो 5 ATP, 2 NADPH। और एक मोलिकुल ग्लूकोज बनने के लिए आपको पता है कि ये 6 बार चलना पड़ेगा, ये C3 साइकिल 6 बार चलेगा, ठीक है। तो 6 बार तो इसको भी चलना पड़ेगा ना, क्योंकि 6 बार इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, चलेगा कि नहीं, तो ये सब 6 बार चलेगा एक मोलिकुल ग्लूकोज बनाने के लिए। और जब एक मोलिकुल ग्लूकोज बनाने के लिए 6 टर्न चलेगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना ATP यूज़ होगा, 30 ATP, 12 NADPH। जबकि C3 साइकिल में 6 टर्न के लिए कितना होता था, 18 ATP प्लस 12 NADPH DPH, यानी एक बार के लिए 3 ATP प्लस 2 NADPH। तो देखिए यहाँ बस 2 ATP बढ़ गया, कहाँ, यहाँ, बाकी 3 ATP यहाँ भी था, 3 यहाँ भी था, पर 2 बढ़ गया, 5 हो गया। यहाँ कोई NADPH यूज़ ही नहीं हुआ, इसलिए देखिए NADPH सेम है, यहाँ भी सेम है, बस 2 ATP एक टर्म में बढ़ा, तो इसीलिए ये 3 से 18 हुआ, तो ये 5 से 30 हो गया। देखिए भाई एकदम आपका एनर्जी और NADPH का कैलकुलेशन मेरा सही है। और आप अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हम फिर से समझाएंगे इसको। पर मुझे लगता है कि हम इतना अच्छा से इसको समझा दिए कि याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब आइए हम इसका मेन पॉइंट लिख लेते हैं। C3 साइकिल में जब जाइएगा तो वहाँ एक ही सेल होता है, कौन, मेसोफिल सेल। तो वहाँ C3 साइकिल कहाँ चलता है, मेसोफिल सेल में। पर यहाँ C3 साइकिल कहाँ चलता है, कहाँ चल रहा है, देखिए बंडल शीथ सेल में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यही सब कुछ डिफरेंस है, हम मेन पॉइंट अब लिखेंगे। चलिए अब हम इस साइकिल के मेन पॉइंट लिख लेते हैं। चलिए जल्दी, थोड़ा लेट हो गया आज। देखिए C4 प्लांट survive in higher temperature and dry condition। आपको पता होगा इंक कहाँ होता है, इंक ड्राई कंडीशन में होता है कि नहीं, हायर टेम्परेचर में, ड्राई कंडीशन में इंक मेज हुआ, शुगर केन हुआ, ठीक है। 2 टाइम CO2 फिक्सेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 टाइम्स CO2 फिक्सेशन अकर, CO2 फिक्सेशन अकर। और आप ये देख सकते हैं, यहाँ देखिए
एक बार यहाँ CO2 फिक्स हुआ और ये CO2 फिक्स हुआ ताकि बहुत कुछ ताल झाल करके यहाँ से CO2 को यहाँ पहुँचा दे। और फिर एक बार ये CO2 जब यहाँ निकला तो फिर एक बार RUBP इसको फिक्स किया कि नहीं किया, तो एक बार PP इसको फिक्स किया, एक बार RUBP फिक्स किया। PP फिक्स किया कहाँ, मेसोफिल सेल में। RUBP फिक्स कहाँ किया, बंडल शीथ सेल में। ये साइकिल अगर आपको याद है भाई तो ये सारे पॉइंट आपको धड़ाधड़ याद होंगे, बस साइकिल याद करना है। अब देखिए 2 टाइम्स कहाँ फिक्स हुआ, फर्स्ट टाइम बाई PEP और कहाँ हुआ, मेसोफिल सेल में इन। देखिए भाई ये सब अगर अच्छे से अगर आप साइकिल पढ़े ना तो ये सारा पॉइंट आपका क्लियर रहेगा, एकदम झक्कास, ठीक है। सेकेंड टाइम कहाँ हुआ, सेकेंड टाइम बाई RUBP वो कहाँ हुआ, बंडल शीथ सेल में। कोई दिक्कत? अब देखिए ना, एक पॉइंट अभी लिख दे रहा हूँ जिसको एक्सप्लेन करूँगा मैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। बस ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है, और शायद ये एक और साइकिल पढ़ने के बाद ही समझ में आए, पर कोई बात नहीं, लिख रहा हूँ अभी। फोटो रेस्पायरेशन, अभी आप फोटो रेस्पायरेशन पढ़े नहीं है इसलिए बस इसको एज इट इज़ याद रखिएगा, हम फिर इस पे लौट के आएंगे एक दिन। फोटो रेस्पायरेशन इज एब्सेंट, फोटो रेस्पायरेशन इज एब्सेंट एज RUBP is saturated, RUBP is saturated with CO2 due to greater affinity of PEP with CO2। शायद कुछ समझ में नहीं आया आपको, लेकिन समझाऊंगा। दैट्स वाई प्रोडक्टिव इज हायर, दैट्स वाई जो बताऊंगा अभी वो याद रखना है, प्रोडक्टिव इज हायर। अब देखिए याद क्या रखना है आपको कि C4 साइकिल में फोटो रेस्पायरेशन एब्सेंट होता है, और इसीलिए इसका प्रोडक्टिविटी हाई होता है। ये पॉइंट अभी आपको याद रखने हैं। ये आपको समझ में नहीं आएगा कि RUBP सेचुरेटेड विथ CO2 क्योंकि एफिनिटी ऑफ PP CO2 के लिए ज़्यादा होता है, ये समझा दूंगा मैं। पर अभी फोटो रेस्पायरेशन आप नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए अभी शांत रहिए। आप इसमें ये पॉइंट क्या याद रखना, फोटो रेस्पायरेशन एब्सेंट है इसमें, इसलिए इसका प्रोडक्टिविटी हाई होता है। इसमें एक बार चलता है तो 5 ATP 2 NADPH यूज़ होता है, और एक मोलिक्यूल ग्लूकोज बनने के लिए इस साइकिल को, हर साइकिल को 6 टन चलना पड़ता है, और इसीलिए 6 टन चलेगा तो 30 ATP प्लस 12 NADPH यूज़ होगा, ठीक है ना। देखिए इतना पॉइंट अभी याद रखिए। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन बन रहा है, और उसके बाद हम एक बार NCERT का भी डायग्राम बना देंगे, फिर समझा देंगे। तब तक इसको अच्छे से इस वीडियो को देखिए और पढ़िए। अब एक और मुझे लगता है एक और लास्ट लेक्चर होगा हमारा, 1 या 2 और ये चैप्टर ख़त्म होगा। देखो भाई अभी थोड़ी तबीयत ख़राब रह रही है, इसीलिए थोड़ा वीडियो लेट से जा रहा है, वरना मैं जब तबीयत सही हो जाएगी तो मैं खुद धड़ाधड़ वीडियो बना के भेजूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तब तक आप मेहनत से आप लोग पढ़िए इसी को।